और सर्वप्रथम धन्वंतरि जयंती, आयुर्वेद दिवस और दीपावली की सभी को शुभकामनाएं। और रीजनल रिसर्च सेंटर डॉक्टर सूर्यवंशी सर ने मुझे अपने अनुभव शेयर करने के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आयुर्वेद की प्रैक्टिस मैं पिछले 35 साल से कर रहा हूँ और इन 35 सालों में मैं एकेडमिक सेक्शन में भी हूँ और एकेडमिक में क्लिनिकल साइड में मैं वर्क करता हूँ। तो ये इस फील्ड में 35 साल से मेरा जो अनुभव है चिकित्सा करते हुए आयुर्वेद की, मुझे बहुत परिवर्तन दिखाई देता है। पहले आज से 25 साल पहले और आज की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। पहले हम पूरा क्लिनिकल डायग्नोसिस करते थे और चिकित्सा देते थे, लेकिन आज हम आयुर्वेदिक डायग्नोसिस भले ही क्लिनिकल से करते हैं, लेकिन टेक्निकल सपोर्ट हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। उससे क्या है, एकदम पारदर्शिता आते जा रही है कि हमने किस चीज़ को ठीक किया है, ने हम जो चिकित्सा दे रहे हैं हमने किस चीज की चिकित्सा की। वात व्याधि बोलने के बाद वात व्याधि के कौन से प्रकार को किस कंडीशन में किस अवस्था में हमने चिकित्सा दी है, ये क्लियर होना शुरू हो गया है। तो हम जो ओपीडी में पेशेंट देखते हैं, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, या मेरा ये कहना है कि आयुर्वेद के पास जो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट आते हैं वो संधिशूल से रिलेटेड, आर्थराइटिस से रिलेटेड पेशेंट ज़्यादा आते हैं। उसके बाद उदर विकार जो है, जिसको हम एसिडिटी शब्द नाम से बोलते हैं, उसके पेशेंट ज़्यादा आते हैं। और अभी एक नया प्रचलन बहुत ज़्यादा आ रहा है कि वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड पृष्ठवंश के विकार के पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। और इनकी चिकित्सा हम इनकी चिकित्सा आयुर्वेद में सफल चिकित्सा हम निश्चित रूप से कर सकते हैं, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि हम रेगुलरली करते हैं। मेरी टीम, पूरे डिपार्टमेंट की टीम, हम मिलकर के ये सब काम करते हैं और सभी का अच्छा एक्सपीरियंस है कि इन चीज़ों पे हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अभी एक लेटेस्ट ट्रेंड ऐसा हुआ है, मेरे अनुभव जो शेयर कर रहा हूँ मैं डिसीज वाइज थोड़ा थोड़ा बताना चाहूँगा। अभी मैं पिछले 35 सालों से जो जॉब कर रहा हूँ या आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे पहले कभी एवियन के पेशेंट नहीं दिखाई देते थे। रेयरली कभी कभी 2-3 साल में एक आधा एवियन का वेस्कुलर नेक्रोसिस का पेशेंट आ जाता था और सभी स्टूडेंट्स, हम टीचर्स उसके ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेट करते थे, ये क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके कॉजेस को पढ़ने की कोशिश करते थे, या फिर इसको क्या चिकित्सा देना चाहिए, इसके बारे में बहुत विचार विमर्श चलता था। लेकिन पिछले 10 सालों से ऐसा हुआ है कि अवेस्कुलर नेक्रोसिस के पेशेंट की संख्या बढ़ गई है। यानी मैं ये कोरोना के बाद से बढ़ी है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मेरा कहना है कि पिछले 10 साल में अवेस्कुलर नेक्रोसिस के जो पेशेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ओपीडी में आने लगे हैं। अब उसको अवेस्कुलर नेक्रोसिस मॉडर्न नाम है, आयुर्वेद में ऐसी कोई डिसीज सच वर्णन नहीं है। संहिता ग्रंथ अगर हम देखें तो अवेस्कुलर नेक्रोसिस से रिलेटेड कोई व्याधि का वर्णन हमें नहीं मिलता था, तो हमने भी उसका नामकरण कर दिया, भाई वंशणगत वात है, वात व्याधि है, ये निश्चितीकरण किया है, उसकी संप्राप्ति का निश्चितीकरण किया और उसमें अस्थि धातु की तुष्टि होती है, ये भी हमारी संप्राप्ति में हम निश्चितीकरण कर चुके हैं। और उस अस्थि धातु की तुष्टि है, वात व्याधि है, इसको ध्यान में रखते हुए हमने उसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा देना शुरू किया। अब आयुर्वेदिक चिकित्सा दे रहे हैं तो सिद्धांत होना जरूरी है, तो हमने बोला भाई अस्थि व स्रोतो दृष्टि का सिद्धांत जो है चिकित्सा सिद्धांत है, जिसमें बस्ती के ऊपर हाईलाइट किया है, क्षीर बस्ती के ऊपर हाईलाइट किया है और तिक्त द्रव्यों से सिद्ध ऐसे घृत और क्षीरद की बस्ती देना चाहिए, ये उसमें सिद्धांत में लिखा हुआ है। अभी इसी संप्राप्ति को हमने आगे रखते हुए एवियन के पेशेंट्स को ट्रीट करना शुरू किया, तो हमें आश्चर्यजनक रिजल्ट मिले। एवियन के जो पेशेंट आते हैं ना, मेरा तो ये कहना है कि हमारे पास पेशेंट डायरेक्ट एवियन का आता ही नहीं है, वो सभी एमआरआई करके आते हैं, पूरा रिपोर्ट्स लेकर के आते हैं, फाइल लेके आते हैं। तो उसमें उसकी जो रिपोर्ट्स रहती है एमआरआई की, उसमें ग्रेड 1 उसकी जो डिफॉर्मिटी हुई रहती है हिप जॉइंट के अंदर
फीमर की यानी उर्वस या फीमर बॉल की हेड की जो डिफॉर्मिटी रहती है ना, वो डिफॉर्मिटी में ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 लेवल तक 4 प्रकार से डिफॉर्मिटी का वर्णन रहता है। तो उसमें का ग्रेड 1 और ग्रेड 2 डिफॉर्मिटी तो बहुत इजीली हम ट्रीट करते हैं। म्हणजे पेशेंट अगर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 पे है तो हमारे स्टूडेंट्स भी, पीजी जो रेसिडेंस डॉक्टर है, वो तो इतना कॉन्फिडेंटली उसको बोल देते हैं कि भाई तू ठीक हो जाएगा, क्योंकि उनको पिछले 3 सालों से वो भी देखते आ रहे हैं, क्योंकि वो 3 साल यहाँ रहते हैं, तो उनको भी अनुभव आ जाता है कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का पेशेंट तो 1 महीने के अंदर एवीएन का रिकवर हो जाएगा। और ग्रेड 3 वाला जो पेशेंट रहता है उसमें रिकवरी थोड़ा डिले होती है, लेकिन उसमें भी रिकवरी मिलती है। और ग्रेड 3 का जो पेशेंट रिकवरी लेता है ना, तो उसकी वेदना और वो सबका शमन होने के बाद भी, मूवमेंट फ्री होने के बाद भी थोड़ी एक डिफॉर्मिटी रह जाती है, उसके उस लेग में शॉर्टनिंग आ जाती है। फिर शॉर्टनिंग के लिए हम उसको बूट में सोल लगाना और ये सब करना, वो एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम उसको एडवाइस करते हैं कि इस तरह से कर, वो भी उसमें पेशेंट, उसमें भी हमें सक्सेस मिलता है। यानी हम इस एवियन के पेशेंट में क्षीरबस्ती तिक्त द्रव्य से, पंचतिक्त घृत से सिद्ध किया हुआ क्षीरबस्ती हम पेशेंट को देते हैं। कुछ औषधि कल्प देते हैं। औषधि कल्प में गुग्गुल का प्रयोग ज्यादा करते हैं, और गुग्गुल का भी सिलेक्शन करते समय हम आभा गुग्गुल या लाक्षादी गुग्गुल या फिर कैशोर गुग्गुल, इन 3 गुग्गुलों को अधिक मात्रा में सिलेक्शन करते हैं और पेशेंट की चिकित्सा करते हैं। बट इसमें केवल बस्ती दिया, उसको हम वंक्षण धारा भी देते थे। केवल बस्ती देने से नहीं होता है, उस वंक्षण प्रदेश में तिल तेल की धारा देना, ये भी हमारा एक इसमें उपक्रम रहता है। इसके अलावा उसको औषधि चिकित्सा, कर्म चिकित्सा के अलावा एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यानी आप वंक्षण संधि की मूवमेंट जितनी अधिक उससे करवाओगे, वंक्षण संधि की मूवमेंट से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है वो जितना अधिक करवाओगे उतना ज्यादा बेनिफिट रुग्ण को मिलते जाता है। यानी पेशेंट का उसमें ज्यादा सपोर्ट हमें लगता है। और ये पेशेंट के एक्सरसाइज, रूटीन एक्सरसाइज बने वंक्षण संधि का अंकुंचन प्रसारण के अलावा वो जो बटरफ्लाई वाला एक्सरसाइज रहता है वो ज्यादा से ज्यादा हम करवाते हैं, ताकि वंक्षण संधि ज्यादा से ज्यादा उसके फ्री होते जाते हैं और पेशेंट को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है। जो पेशेंट स्टार्टिंग में अगर बटरफ्लाई उसको कराए 5 या 10 बार करके थक जाता था, उसकी वेदना बढ़ जाती है, वो 15 दिनों के अंदर 40, 50, 60 तक बटरफ्लाई किया, ऐसा वो खुद बताने लगता है और उससे भी एक प्रकार का उत्साह आने लगता है और वो हमें कोऑपरेट करने लगता है। तो ये हमारा नया अनुभव आया है आयुर्वेदिक चिकित्सा में कि एवीएन के पेशेंट की संख्या बढ़ी है और हम उसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। अब एवीएन के अलावा दूसरे जो पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में ओपीडी और आईपीडी लेवल पे ट्रीट करते हैं, वो वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड पृष्ठवंश के जितने भी विकार है वो मैक्सिमम आ रहे हैं। उसमें फिर मन्याग्रह, अपनी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, सियाटिका है, पीआईडी है, क्वार्ट्ज स्पाइन है, इस प्रकार के पेशेंट आ रहे हैं। अब उसमें कटिग्रह यानी लंबर स्पॉन्डिलोसिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस तो रेगुलरली हम इजीली ट्रीट कर लेते हैं, क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का पेशेंट जब आता है वो भी डायरेक्ट, कई ये पेशेंट डायरेक्ट भी आते हैं कि वो गर्दन में दर्द हो रहा है, अकड़ गई है, या टिंगलिंग, हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन होता है, या पोजिशनल वर्टाइगो बताने लगता है। तो वो कंडीशन के पेशेंट को हमारा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि उसको गुग्गुल चिकित्सा और बस्ती चिकित्सा हम देते हैं। पर ये सर्वाइकल पे वाले पेशेंट को, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वाले पेशेंट को, जिसको हम मन्याग्रह नामकरण करते हैं आयुर्वेद में, उसमें जब तक उसको रेगुलर सर्वाइकल एक्सरसाइज नहीं करेगा तो उसको रिलैक्स होना चालू रहेगा। यानी हमने तो ये देखा है, मेडिसिन का एक कोर्स उसने कर लिया, पंचकर्म का एक कोर्स बस्ती का कर लिया, उसके बाद यदि पेशेंट रेगुलरली सर्वाइकल एक्सरसाइज घर में करते रहता है तो उसे रिलैप्सिंग रेट बहुत कम रहता है। अदरवाइज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस रिलैप्स होते रहता है। एक बार दवाई लेगा, साल 2 साल में, 1 साल में फिर से आएगा, फिर 6 महीने में आने लगता है, फिर 3 महीने में आने लगता है। ये मेरा अनुभव है कि वो उसको एक्सरसाइज कराना बहुत जरूरी है। सेम वे कटिग्रह का जो पेशेंट रहता है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस का पेशेंट रहता है, ये भी हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सा से हम कॉन्फिडेंटली ठीक कर सकते हैं,
यानी इसमें पेशेंट एक्सरे भी लेके आता है, एमआरआई भी लेके आता है, या फिर नहीं रहा तो हम लोग करवा लेते हैं। ऐसे एमआरआई तो नहीं करवाते हम लोग, हमारे इंस्टीट्यूशन में जैसे एक्सरे की फैसिलिटी है तो हम एक्सरे पे ही करवा लेते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट में ज़्यादा फर्क नहीं आता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन हम पूरी तरह से करते हैं। अब इस पेशेंट में भी हम कटी बस्ती, उसके बाद बस्ती कर्म जो रहता है वो करवाते हैं, या इसमें आसन सिखवाते हैं। उसमें वर्टिब्रल कॉलम का फॉरवर्ड बेंडिंग होना चाहिए, अर्थात उसमें जानु शीर्षासन, हस्तपादासन, फिर बैकवर्ड उसके अगेंस्ट उसको भुजंगासन, इस तरह के कर्म उसको सिखवा देते हैं, आसन सिखवा देते हैं, और पेशेंट रिकवर होते जाता है। इसी से रिलेटेड एक और व्याधि गुदरसी व्याधि, सियाटिका व्याधि, इसमें भी सेम रहता है, बट इसमें पेन रेडिएट होकर के नीचे पैर तक आता है। ये उसका खासियत है, इसलिए उसका नाम बदल जाता है। यानी ओरिजिन एक ही जगह रहती है, कटी स्थान से ही व्याधि की शुरुआत हुई रहती है, लेकिन सिर्फ पेन नीचे तक रेडिएट हो गया तो नाम बदल गया, गुदरसी हो गया। चिकित्सा में ज्यादा फर्क नहीं आता है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस का पेशेंट आया या गुदरसी का पेशेंट आया, तो ट्रीटमेंट में या औषधि चिकित्सा में बहुत फर्क नहीं आता है, उसमें सेम ट्रीटमेंट रहती है, बट एक्सरसाइज का दोनों में अपना अपना महत्व है। इसके बाद जो पीआईडी के पेशेंट हैं, प्रोलैप्स ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जिसको हम अस्थि मज्जागत वात कहते हैं, यानी आयुर्वेद में वात व्याधि के जो वात व्याधि के जो प्रकार, वात व्याधि का जो वर्णन किया है, उसमें एक रसगत वात, रक्तगत वात, ऐसे जो नाम दिए हैं, उसमें एक अस्थि मज्जागत वात है। केवल अस्थिगत वात न बोलते हुए, केवल मज्जागत वात न बोलते हुए, बहुत साइंटिफिक नाम अपने आचार्यों ने दिया है, अस्थि मज्जागत वात। अर्थात उसमें वो दोनों उस कंडीशन में अस्थि धातु और मज्जा धातु दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, इसलिए उन्होंने साइंटिफिकली उसका नाम दिया है अस्थि मज्जागत वात। और प्रोलैप्स ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इस कंडीशन में ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, अस्थि धातु का भी रहता है, मज्जा धातु का भी रहता है। तो अभी ये जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, पेनफुल कंडीशन रहती है, कई बार एक्यूट पीआईडी में सीवियर पेन रहता है, उसको यानी इतना पेनफुल रहता है कि करवट बदलने में भी दर्द होता है। इस तरह के पेशेंट भी हमारे आयुर्वेद से ठीक होते हैं, ये हमारा अनुभव है। अब इसमें ना एक थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, पहले तो पीआईडी सिर्फ एक्सरे देख करके ही होता था, क्लिनिकल डायग्नोसिस होता था और उसको ट्रीटमेंट देते थे, ट्रैक्शन देते थे और वो सब देते थे, लेकिन अभी वो सब नहीं है। अभी वो एमआरआई करवा के आता है या एमआरआई कराया जाता है, तो एमआरआई का जो रिपोर्ट रहता है ना, उसमें 4 कंडीशन रहती है। जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसकी डिफॉर्मिटी है पीआईडी में, तो ये डिस्क की डिफॉर्मिटी 4 प्रकार से होगी। एक तो डिस्क फूल गई है तो उस कंडीशन को बल्जिंग बोलते हैं, डिस्क बल्जिंग है। दूसरा, वो बल्जिंग से थोड़ा आगे गई है तो उसको फिर बोलते हैं डिस्क का प्रोट्रूजन हो गया है। कई बार आप देखोगे उसका जो रिपोर्ट रहता है डिस्क बल्जिंग और डिस्क प्रोट्रूजन लिखा रहता है, L3 L4 में बल्जिंग है, L4 L5 में प्रोट्रूजन है, इस तरह के रिपोर्ट रहेंगे ना। बल्जिंग प्रोट्रूजन आगे पीछे लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। सर्वाइकल के इसमें भी बल्जिंग या प्रोट्रूजन ये शब्द दिखाई देगा। ये 2 कंडीशन। एक तीसरी कंडीशन है हर्निएशन, डिस्क अपने स्थान से बहुत पीछे सरक गई है तो डिस्क का हर्निएशन हो गया। और उससे आगे भी एक सीवियर कंडीशन है सिक्विस्ट्रेशन, जिसमें डिस्क बहुत हार्ड हो जाती है, उसमें ऐसे फिशर्स आ जाती है, रप्चर्स आ जाते हैं, जिसमें एक्यूट पेन रहता है पेशेंट को। यानी ये एक 4 कंडीशन रहती है। अभी इस कंडीशन में हमारा कॉन्फिडेंस कहाँ काम करता है, हमारा जो अभी तक का अनुभव है, हम लोग जो हमारी जो टीम इस पे काम करती है, डिस्क बल्जिंग रहा, डिस्क प्रोट्रूजन रहा, इस कंडीशन के पीआईडी का पेशेंट जल्दी ठीक होता है। यानी आप आयुर्वेदिक चिकित्सा दो, पेशेंट का एमआरआई रिपोर्ट देखो और आप उसको बोल दीजिए कि 2 हफ्ते या 3 हफ्ते रुको, हम आपको पूरा ठीक कर देंगे 2 कंडीशन देख करके। हाँ, डिस्क हर्निएशन वाली जब कंडीशन आती है तो उसको थोड़ा समय लगता है। डिस्क हर्निएशन वाली कंडीशन आती है तो समय लगता है कि नहीं, इसको थोड़ा ज़्यादा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, केवल कटी बस्ती से नहीं होगा, उसको बस्ती कर्म भी करवाना पड़ेगा, उसको औषधि चिकित्सा भी ज़्यादा देना पड़ेगा, या जरूरत पड़ी तो उसको पेन किलर का सपोर्ट भी लेना पड़ सकता है। ये एक कंडीशन है।
लेकिन बल्जिंग और प्रोट्रूजन में तो हमारे यहाँ इजीली पेशेंट ठीक होते हैं और अपने घर जाते हैं, या कई बार तो ये हम ओपीडी लेवल पे ही ठीक करते हैं। और एक चौथी स्टेज जो मैंने बोला, सिक्विस्ट्रेशन, यानी डिस्क अपने स्थान से बहुत आगे सरक गई है और उसको हार्ड हो गई है, उसमें फिशर्स आ गए हैं, उसमें टीयर्स आ गए हैं, यानी ये तीव्र अवस्था है। इस कंडीशन को हम लोग कोशिश किए हैं ठीक करने की, लेकिन उतना उपशय हमको नहीं मिल पाता है। तो हमारे पास जो पेशेंट कई बार क्या हो रहा है कि ये पहले क्या था, पहले भी लोगों को कटिशूल होता था, पीआईडी होता था, या उसको अस्थि मज्जागत वात होता था, ये पहले भी होता था और आज भी हो रहा है। ये कोई अनुक्त व्याधि नहीं है, नया डिसीज नहीं था। पर पहले क्या था कि केवल एक्सरे के पहले एक्सरे नहीं होता था, बाद में फिर एक्सरे वाला एक्सरे निकालकर डायग्नोसिस करते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, एमआरआई आ गया है। अभी एमआरआई आ गया है तो उससे क्या हो रहा है कि डिस्क सरक गई है, पीआईडी हो गया है, बल्जिंग हो गया, प्रोट्रूजन हो गया, हर्निएशन हो गया, सिक्विस्ट्रेशन हो गया, ये कंडीशंस बताने लग गए। तो पहले क्या कर, ये नहीं होता था, पहले भी यही होता था, लेकिन अभी हम थोड़ा डिफरेंस करने लगे। पेशेंट हमारे पास जो आते हैं ना, वो केवल वो शुरू में तो ट्रीटमेंट लेने नहीं आते, वो फाइल लेके आते हैं। कभी पेशेंट को साथ लाते हैं, कभी पेशेंट को नहीं लाते हैं, और डायरेक्ट ओपीडी में आके पूछते हैं, डॉक्टर साहब इसका पेशेंट को हमारा रिलेटिव है, हमारा नातेवाईक है, मेरी मदर है, या सब ऐसा कुछ तो भी बताते हैं, और इसका ऑपरेशन बताया तो ऑपरेशन कराए या नहीं कराए, कि आयुर्वेदिक दवा से ठीक होगा क्या। यानी ये क्वेश्चन लेकर के हमारे पास आता है कि उसको डिस्क का प्रॉब्लम है, गैप कमी झाली बनते, पेशेंट क्या बोलता है कि गैप कम हो गई है या गैप आ गई है, ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं, और इसको ऑपरेशन बताया तो ऑपरेशन कराना है क्या, नहीं कराना है, ये क्वेरी लेकर के आते हैं। तो हमारी टीम उसकी एमआरआई रिपोर्ट देखती है, उसमें बल्जिंग और प्रोट्रूजन रहा तो सीधा बोल देती कि ऑपरेशन बिल्कुल मत कराओ, हम उसको आयुर्वेदिक दवा से ठीक कर देंगे, कॉन्फिडेंटली बोलते हैं हमारे एक जेआर लोग। और जब वो हर्निएशन वाली कंडीशन दिखाई देती है तो उसको हम बोलते हैं कि भाई ये हर्निएशन है, थोड़ा समय लगेगा, हम कोशिश करते हैं, पेशेंट ठीक होगा, हो सकता है। ये थर्ड स्टेज में हम बताते हैं। लेकिन सिक्विस्ट्रेशन वाली स्टेज दिखाई दी ना हमको यदि एमआरआई में, तो हम थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, क्योंकि हम जब उसकी चिकित्सा करते हैं ना, तो उसमें हमको उतना उपशय नहीं मिलता, या पेशेंट को इतनी पेनफुल कंडीशन रहती कि वो हमें कोऑपरेट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको अगर कटी बस्ती देना है तो उल्टा पेट के बल सोना पड़ेगा। ये पेशेंट पेट के बल भी नहीं सो पाता है, सिक्विस्ट्रेशन कंडीशन वाला पेशेंट पेट के बल नहीं सो पाता है, बस्ती लेने में कोऑपरेशन नहीं करता है, ये सब कंडीशन रहती है। तो उस समय हम फिर बोलते हैं कि भाई इसको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। यानी एमआरआई, मेरे अनुभव से बता रहा हूँ, एमआरआई देखने के बाद वर्टिब्रल लंबर का या वर्टिब्रल कॉलम का सिक्विस्ट्रेशन दिखा तो हम उनको बोलते हैं कि भैया ऑपरेशन आप करा लीजिए, लेमिनेक्टमी कराना है या जो भी आपका डॉक्टर ने बताया है वो करा लीजिए, लेकिन बल्जिंग, प्रोट्रूजन और हर्निएशन वाले कंडीशन में कभी ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। ये हमारा अनुभव है। और अगर ये पेशेंट को हम क्या करते हैं, कटी बस्ती देते हैं, बस्ती कर्म बस्ती देते हैं, काल बस्ती, और शमन चिकित्सा देते हैं। शमन चिकित्सा में वही गुगुल का प्रयोग करते हैं, पर इसमें कैशोर गुगुल का ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग, और रक्त प्रसाधन द्रव्यों का जो जैसे चोपचिनी द्रव्य है, इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। और बस्ती में अनुवासन निरोध बस्ती जो क्रम है, कर्म बस्ती या काल बस्ती का, वो क्रम हम देते हैं। और ये पेशेंट की जब वेदना कम होने लगती है तब हमारा उसको योगासन आसन सिखाए जाते हैं। मैंने जैसे बोला ना, उनको जानु शीर्षासन, हस्तपादासन, भुजंगासन, इस तरह से वर्टिब्रल कॉलम की मूवमेंट प्रॉपर तरीके से होने के लिए ये आसन उसको करवाते हैं। और पेशेंट जब डिस्चार्ज होता है तब हम उसको बताते हैं, भाई अगर तेरे को फिर से तकलीफ नहीं होना चाहिए तो तू रेगुलर ये प्रकार की एक्सरसाइज ये आसन करते रहना चाहिए, ये हम उसको एडवाइस करते हैं। तो ये लेटेस्ट है कि इसका प्रमाण बढ़ रहा है, पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, और हम उसकी रिपोर्ट देख करके कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि आयुर्वेदिक दवा से ठीक होता है। अभी वर्टिब्रल कॉलम की एक और डिसीज हमारे पास इतने में 4-5 पेशेंट आए हैं, काइफोसिस लेकर के आए हैं।
कुब्जत्व शब्द है, आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी जो श्लोक आया है, वात व्याधि के लक्षणों में एक श्लोक आया है कुब्जत्वम। तो ये काइफोसिस ड्यू टू पॉट्स डिसीज हुआ है या एंकिलाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस की वजह से काइफोसिस हुआ है, तो वो पेशेंट हम लोग ठीक किए हैं। यानी काइफोसिस पॉट्स की वजह, यानी पॉट्स वाला पेशेंट का तो कैसा था कि उसने पॉट्स हो गया था, एकेटी ले लिया, फुल टर्म एकेटी लिया, कोर्स कंप्लीट किया, उसका बाकी सब लक्षण कम हो गए, लेकिन उसमें कुब्जत्व आ गया, सामने झुक गया, वर्टिब्रल कॉलम में थोड़ा काठिन्य आ गया था। उस पेशेंट को हम लोग आयुर्वेदिक से ठीक किए। एक पेशेंट एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस था, उसका भी व्याधि ठीक हो गई थी, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम पृष्ठवंश एकदम काठिन्य था, आकुंचन यानी उसकी जो मूवमेंट थी, अंकुंचन प्रसारण होना चाहिए, वो इजीली नहीं कर पाता था, कुब्जत्व था, उसमें काइफोसिस था। तो ये पेशेंट हम लोगों को क्या, इन पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं, पृष्ठवंश तेल धारा देते हैं, यानी उसको पेशेंट को सुला करके 20 से 25 मिनट तक तिल सिंपल तिल तेल, कोई मेडिकेटेड ऑयल हम नहीं यूज करते हैं। मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हूँ, मेडिकेटेड ऑयल न पेशेंट ला सकता है क्योंकि ये पुअर फैमिली से आए हुए रहते हैं, या हमारा सप्लाई भी सिंपल तिल तेल का रहता है, तो हम तिल तेल का ही उसको पृष्ठवंश से धारा देते हैं। उसके साथ बस्ती कर्म भी हम इसमें करते हैं और पेशेंट को उपशय मिलता है। शमन चिकित्सा में जनरली हम इसमें आभा गुगुल, लाक्षा गुगुल, इन गुगुल कल्प का सिलेक्शन करते हैं और बस्ती चिकित्सा देते हैं जो वात व्याधि है, क्योंकि हम इसको डायग्नोसिस कर देते हैं कि वात व्याधि है, वात व्याधि में का कुब्जत्व है, इसको हम निश्चित बस्ती व्याधि देते हैं। और पेशेंट का हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि ये पेशेंट हम आराम से ठीक कर सकते हैं। अगर उसको काइफोसिस है, प्रॉपर वे से अगर हम गए तो उसका काइफोसिस हम ठीक कर सकते हैं। अब ये पृष्ठवंश विकारों के अंतर्गत ना, अभी कुछ पेशेंट हमारे यहाँ ऐसे आए हैं कि जिनमें माइलोपैथी हुई, यानी ट्रॉमा लगा, वो गिर गया और उसका वर्टिब्रा लंबर या थोरेसिक वर्टिब्रा, एक का थोरेसिक था और दो लंबर वर्टिब्रा फ्रैक्चर हुए, ऐसे पेशेंट आए हैं। अब उनमें पैराप्लेजिया डेवलप हो गया, ये रहता है, लेकिन हमारे पास आए तो केवल पैराप्लेजिया नहीं था, उनका ब्लैडर बाउल इन्वॉल्वमेंट भी रहता है, वो यूरोबैग्स उसके व्हील चेयर के बाजू में लटकी हुई रहती, इस तरह के पेशेंट आते हैं। मैं बहुत खुशी के साथ बताता हूँ कि ये पेशेंट का हम यूरोबैग या जो पॉलिश कैथेटर लगा रहता है आयुर्वेदिक चिकित्सा से निकाल सकते हैं, यानी उससे हम मुक्ति दिला सकते हैं। उसका जो कैथेटर लगा रहता है, ब्लैडर बाउल इन्वॉल्वमेंट रहती है, वो आप उसको ट्रीट करके आयुर्वेदिक वे से उसको ठीक कर सकते हैं। यानी हमने जो देखा है कि शुरू में तो हम उनको आते आते उनको औषध चिकित्सा के पहले उदर धारा शुरू कर देते हैं और उसको कैथेटर जो लगा हुआ रहता है उसको क्लैम्प करना शुरू करते हैं। मैंने पहले तो ब्लैडर का टोन बढ़ाना जरूरी है, इसलिए शुरू में आधा घंटा में क्लैम्प करके खोल देते हैं, फिर क्लैम्प करते हैं, फिर 1 घंटे पर लाते हैं, 2 घंटे पर मैक्सिमम ला करके जब हमको कॉन्फिडेंस आता है कि 2 घंटे तक क्लैम्प करने के बाद भी पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं हुई, तब हम फिर उसको इन बिटवीन उसकी उदर धारा चालू रहती है, तब हम उसको कैथेटर निकालते हैं और दिन भर राह देखते हैं। तो कुछ पेशेंट में तो ऐसा कि फर्स्ट टाइम ही हमें सक्सेस मिला, लेकिन कुछ पेशेंट में इवनिंग तक रिटेंशन हो गया, उसको रिकैथेटराइज करना पड़ा और 8 दिन के बाद फिर वही ट्रायल किया गया। ऐसा 2 या 3 बार करने के बाद कैथेटर रिमूव हुआ है। और जब कैथेटर रिमूव होता है उस कंडीशन में या कैथेटर लगा रहा, 1-2 पेशेंट में तो ऐसा हुआ कैथेटर लगे हुए कंडीशन में हमने उत्तर बस्ती दी है। उत्तर बस्ती में हम तिल तेल स्टरलाइज कर लेते हैं सबसे पहले और उसको तिल तेल को 10 ml 20 ml पुश करते हैं, 10 ml या 20 ml तेल उसको पुश करते हैं और धीरे धीरे पुश करने के बाद तेल 20 ml पुश करने के बाद ब्लैडर में हम उसको क्लैम्प करके रखते हैं ताकि वो तेल कैथेटर से बाहर ना आ जाए। और उस क्लैम्प करके रखने के बाद और हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि उसको यूरिन का सेंसेशन अच्छा आ जाता है, यूरिन का कंट्रोल अच्छा आ जाता है, उसका बाउल म्हणजे पुरुष प्रवृत्ति का सेंसेशन भी अच्छा आता है, उसकी कंट्रोल आ जाता है। तो ये हमारा गेन है उसमें, यानी हम कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, हमारी टीम जो है
मेरी जेआर की जो टीम है उनको भी इतना कॉन्फिडेंस आता है कि हम ब्लैडर बाउल इन्वॉल्वमेंट है, पैराप्लेजिया का पेशेंट है, उसको हम रिकवर आयुर्वेदिक, इसमें तो 100% आयुर्वेदिक रहता है, क्योंकि अभी ये पेशेंट को जो बार बार यूटीआई होता था ना, बच जाता है पेशेंट। मुझे इवन वार्ड में भी जब वो आते हैं तो एक बार तो उनको यूटीआई होना ही है, उसको हाई ग्रेड फीवर आना ही है। यानी हमने तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसका कैथेटर रिमूव कर लिया, जो बार बार उसको एंटीबायोटिक खाने पड़ते थे यूटीआई की वजह से, उन उपद्रवों से बच जाता है। अब इसका बाकी जो पैराप्लेजिया है, इसमें 2-3 पेशेंट तो स्टिक पर आ गए थे, केवल एक स्टिक लेकर के चलते थे, लेकिन एक पेशेंट ऐसा था वो वॉकर लेके चलता था, यानी जो 0 ग्रेड पे था वो वॉकर पे आया, उसका हम वॉकर नहीं छुड़वा सके, उसको स्टिक पे नहीं ला सके, पर उसका ब्लैडर बाउल इन्वॉल्वमेंट आ गया, वो ऑफिस में जाना शुरू कर दिया। ये हमारी मैंने आयुर्वेद का गेन है, इसको हम बोल सकते हैं कि आयुर्वेद में कुछ है, इसलिए तो उनको उपशय मिला। हमारे जो पंचकर्म चिकित्सा है केवल औषधि चिकित्सा से नहीं हुआ, इसमें पेशेंट को एक्सरसाइज, पंचकर्म चिकित्सा, पेशेंट का सपोर्ट, मोरल सपोर्ट, ये सब बातें उसमें इन्वॉल्व थी और पेशेंट को उपशय मिला है। इसके बाद मैं एक और बात शेयर करूंगा, हम सभी आयुर्वेद वाले हेमीप्लेजिया के पेशेंट ठीक करते हैं, सभी करते हैं, हम करते हैं, हमारे हॉस्पिटल में करते हैं, मैं करता हूँ, मेरी जीआर की जो टीम है वो भी करती है। लेकिन मैं एक बात शेयर करूंगा, इतने सालों का अनुभव, कि पहले तो स्ट्रोक का पेशेंट आया तो हमको पता, हम क्लिनिकली सिर्फ बोलते थे कि ये थ्रोम्बोसिस इसका कॉज, मॉडर्न का जो कॉज है थ्रोम्बोसिस है, एम्बोलिज्म है या सेरेब्रल हेमोरेज है, क्लिनिकली बोलते थे। आज तो हमको आज भी क्लिनिकली करना पड़ता है, पर केवल अगर सेरेब्रल हेमोरेज रहा तो हेमेटोमा हमको दिखाई देता है, सीटी में दिखाई देता है, क्लिनिकली भी डायग्नोसिस इसका किया जा सकता है। इसमें मैं एक बात आपको कॉन्फिडेंटली बोलूंगा या मेरा अनुभव बोलूंगा कि पेशेंट जब आपके पास आ रहा है स्ट्रोक का है, तो आप पहले ये कंफर्म कर लीजिए वो हेमोरेज का है या उसको एम्बोलिज्म ये कॉज है या सेरेब्रल हेमोरेज ये कॉज है। सेरेब्रल हेमोरेज का कॉज ढूंढना तो बहुत इजी है उसको, क्योंकि स्ट्रोक जब हुआ, अटैक हुआ, तब उसको अनकॉन्शियसनेस आई होगी, वोमिटिंग आई होगी, हल्के से कन्वल्शंस आए होंगे, सीवियर हाइपरटेंशन की हिस्ट्री रही होगी, या फिर हेड इंजरी होगी, दो में से कोई तो भी एक होगा, सीवियर हाइपरटेंशन होगा आइदर, और हेड इंजरी होगी, अदरवाइज सेरेब्रल हेमोरेज होगा ही नहीं, ये 2 कारणों से ही होगा। ये कंफर्म हो गया ना, तब हमसे पेशेंट से बात करने में एक अलग फर्क आता है। अगर थ्रोम्बोसिस से हो गया ना, तो मैं दावे के साथ बोल दूंगा उसको पेशेंट ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो अनुभव है, थ्रोम्बोसिस कॉज की वजह से जो हेमीप्लेजिया होता है वो जल्दी रिकवर होता है और उसमें रिकवरी का परसेंटेज ज्यादा रहता है, यानी पेशेंट सेल्फ डिपेंडेंट बनता है, विदाउट सपोर्ट चलने लगता है, रिकवरी परसेंटेज ज्यादा रहता है। ये मेरा अनुभव है अगर वो थ्रोम्बोसिस से हुआ है। पर यदि वो उसको स्ट्रोक ड्यू टू सेरेब्रल हेमोरेज से हुआ है तो रिकवरी बहुत स्लो रहती है और रिकवरी का परसेंटेज भी बहुत कम रहता है। मुझे नहीं लगता, मेरा जो अनुभव ऐसा है कि सेरेब्रल हेमोरेज वाला पेशेंट विदाउट सपोर्ट या विदाउट वॉकर चल पाया, ऐसा मुझे अभी तक मेरे अनुभव में नहीं आया है। इसलिए आप जब पेशेंट आपके पास आएगा ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल कैसा बढ़ेगा आप चेक करिए, उसको बताए, आप देखिए वो थ्रोम्बोसिस से है ना, फुल कॉन्फिडेंस से पेशेंट के रिलेटिव से बात करिए, ये ठीक हो जाएगा आयुर्वेदिक दवाई से। और सेरेब्रल हेमोरेज का रहा तो थोड़ा शांति से बात करना चाहिए, नहीं हम कोशिश करते हैं, कितना फायदा होगा हम आगे देखेंगे। यानी ये क्या है, उससे क्या होगा, उसका विश्वास आपके ऊपर आएगा, यानी पेशेंट के जो रिलेटिव्स रहते हैं ना, आपके ऊपर विश्वास करने लगते हैं, डॉक्टर साहब ने सही बोला था, इसको टाइम लगेगा या देर से होगा या नहीं होगा, और इसने बोला था और ठीक हो गया, इससे वो विश्वास आपके ऊपर तैयार होता है रिलेटिव्स का। ये मेरा अनुभव है। इसके बाद हमारे पास एक मिनट, अभी ओपीडी में ना सीकेडी के पेशेंट आते हैं हमारे पास, क्रॉनिक रीनल फेल्यूर,
और उसमें भी रीनल पेरेन्काइमल डिसीज के पेशेंट हैं जिनका क्रिएटिनिन 8, 9, 7 इस रेंज में रहता है। सर्वा जनरल एनएसआर का लेकर आते हैं, एक आशा लेकर के आते हैं, वो भाई इसको हम डायलिसिस शुरू करें या नहीं करें, वो क्वेरीज लेके आते हैं हमारे पास। इसको डायलिसिस करने के लिए बताया है, पर आप बताओ हम शुरू करें या ना करें, यानी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लेके आते हैं। यानी पिछले 1 साल से दवाई बाहर खाते हैं, पूरा ट्रीटमेंट वहाँ कराते हैं, जब डायलिसिस करने की बात आती है तो आयुर्वेदिक वालों के पास आते हैं, इसका डायलिसिस कराए या नहीं कराए, बहुत दुविधा स्थिति रहती है। तो हमने जो देखा है, हमने जो अनुभव लिया है, ये पेशेंट की उसकी मॉडर्न की जो ट्रीटमेंट चल रही है विदाउट डायलिसिस वाले पेशेंट की, वो चलने देना चाहिए। उसमें हमारी कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो उसका सीरम क्रिएटिनिन लेवल कम कराती है, कम करती है, कराती नहीं करती है। उसमें सबसे ज़्यादा फायदा करता है पुनर्नवा अष्टक का काढ़ा। हम काढ़ा बाजार से नहीं लिखते हैं, क्योंकि आप मार करिए, ये जो सीकेडी वाले रहते हैं आधे से ज़्यादा तो डायबिटीज़ वाले ही रहते हैं। बहुत कम ऐसे होंगे कि जिनको डायबिटीज़ नहीं है और सीकेडी है। मैक्सिमम आधे से ज़्यादा 60-70% पेशेंट डायबिटीज़ के बाद किडनी डिसीज हुई ऐसे आते हैं। तो बाजार में मिलने वाला पुनर्नवा अष्टक तो हम बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि उसमें गुड़ ये प्रिजर्वेटिव करके डाला गया रहता है। इसलिए अब उसको हम पुनर्नवा अष्टक के द्रव्य लिख के देते हैं। उसको पुनर्नवा अष्टक तो देना है, तो फिर पुनर्नवा अष्टक के जो द्रव्य चरक में बताए, हिरना, बेड़ा, आंवला, हल्दी, दारू हल्दी, नीम शाल, गोखरू और पुनर्नवा, इन द्रव्यों को हम लिख कर देते हैं। और रोज काढ़ा कैसे बनाना, कितने प्रमाण में ये द्रव्य लेना, ये सब हम उनको बताते हैं। और आश्चर्यजनक कि ये काढ़ा लेने के 1 महीने के बाद यदि हम सीरम क्रिएटिनिन रिपोर्ट करें तो वो डाउनफॉल पे रहता है। 9 का 7 पे आता है, 7 का 5 पर आता है, 5 का 4 पे आता है, पर वो 3-4 के बीच में आके रुक जाता है। बहुत कम पेशेंट हुए कि 3 से नीचे 2 पर क्रिएटिनिन आया, ऐसे बहुत कम पेशेंट है। मैक्सिमम वो 9 वाला भी 3 पर आता तो वहीं रुक जाता, 3 के नीचे नहीं आता। पर 3 पे आना भी उसको डायलिसिस से बचा सकते हैं ना हम लोग, उसको डायलिसिस से बचाया जा सकता है उसको, क्योंकि डायलिसिस एक बार शुरू किया तो पर वीक या 15 दिन में एक बार या 8 दिन में एक बार उसकी प्रोसीजर शुरू हो जाती। जो पेशेंट नहीं चाहता है तो हम उस पेशेंट को, सीकेडी वाले पेशेंट को डायलिसिस करने से बचा सकते हैं। वो बहुत बड़ा थैंकफुल होता है हमारे लिए कि नहीं आप लोग, उसकी पूरा एनएसआर का कम हो जाता है, उसके बॉडी में जो स्वेलिंग आई रहती है, ये पुनर्नवा अष्टक द्रव्यों के जो पात है वो सब उसका कम हुआ रहता है। इसके अलावा उसमें ना एक श्वेत परपटी करके कल्पा आयुर्वेद में दिया हुआ है, गोखरू गोक्षुरादि गुगुल एक कल्पा गुगुल है, ये दोनों द्रव्य भी अच्छा काम करते हैं। पुनर्नवा अष्टक के साथ हम श्वेत परपटी का भी उपयोग करते हैं, गोक्षुरादि गुगुल का भी कई बार उपयोग करते हैं, और हम उसके सीरम क्रिएटिनिन लेवल को डाउनफॉल पे लाते हैं, नीचे लाते हैं, और पेशेंट को अच्छा लगने लगता है। उसके अलावा हमारे ओपीडी में हमने एक अलग प्रकार के पेशेंट ट्रीट किए हैं, वो है ऑस्टियोमाइलाइटिस की, अस्थि मज्जा विद्रदी कि वो कौन सी अस्थि मज्जा विद्रदी, उनको ट्रामा हुआ रहता है पहले कभी लोअर लिम्स में, और फ्रैक्चर हो गया रहता है टिबिया फिबुला या कैल्केनियल के फुट के आसपास, और ट्रॉमा के बाद ऑपरेशन कराते हैं, लेकिन उसका हीलिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। ऑपरेशन होने के बाद भी बोन हीलिंग नहीं हो पाता है, फिर सेकंड ऑपरेशन होता है, थर्ड ऑपरेशन होता है, ऐसा करते करते उसके 6-8 महीने निकल जाते हैं, और उसमें फिर ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाता है, एक पस एब्सेस आता है, वो फटने लगता है, फिर ऊपर से हील हो जाता है, फिर 15 दिन में दूसरा एब्सेस आता है, वो ट्रीट कराता है, ऊपर से हील होता है, ऐसे डाउन 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 नीचे नीचे अस्थि मज्जा विद्रदी। आयुर्वेद में जो उसके लिए शब्द है अस्थि मज्जा विद्रदी। ये पेशेंट हमारे पास आते हैं कि भाई आयुर्वेदिक में ठीक होगा क्या, मेरे को अभी चौथा ऑपरेशन करने के लिए बोल रहे हैं। एक पेशेंट तो आया था, उसका 6th टाइम ऑपरेशन था,
5 बार ऑपरेट करा चुका था वो फ्रैक्चर का, उसकी बोन हीलिंग नहीं हो रही थी। वो 6th टाइम है मुझे अभी आयुर्वेदिक दवा से ठीक होगा क्या वो पूछने आया था। हमने उसको कॉन्फिडेंटली बोला क्योंकि उसके पहले हम कुछ पेशेंट ठीक कर चुके थे, और उस पेशेंट ऐसे पेशेंट को हम लोग आयुर्वेदिक दवा देते हैं और 1 महीने के बाद उसका री एक्सरे करते हैं तो उसमें हीलिंग तो होना शुरू हो गया है। वो ऑस्टियोमा उसमें बोन्स के ऊपर जो हीलिंग ग्रेन्यूल्स है वो आना शुरू हो गए रहते हैं। हम उसको खुद होके बोलते हैं, 2 महीने के बाद फिर से बोलते हैं तो आपके ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखा के आ जाओ कि मुझे ऑपरेशन कराना है कि नहीं कराना है, ये एक्सरे लेकर के जाओ। वो पेशेंट एक्सरे लेकर के जाता है, वो डॉक्टर उसको खुद मना कर देता है कि अभी आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं, आपका बोन जुड़ रहा है, आपकी हड्डी जुड़ रही है, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। ये हमारा कॉन्फिडेंस, क्योंकि एक पेशेंट नहीं कई पेशेंट हमारे ये ऑस्टियोमाइलाइटिस, पर ऑस्टियोमाइलाइटिस कौन सा ट्रॉमा की वजह से हुआ है, यानी पोस्ट फ्रैक्चर के बाद ऑपरेशन हुआ उसके बाद ये जो डेवलप हुआ ना, उस पेशेंट को हम लोग आयुर्वेदिक, इसमें तो 100% आयुर्वेदिक रहता है। इसमें वही अस्थिवा स्रोतस का जो चिकित्सा सिद्धांत मैंने बताया ना, पंचतिक्त द्रव्यों से सिद्ध क्षीर घृत और दूध की बस्ती क्षीर बस्ती देते हैं, इसका फायदा हुआ है। यानी पंचतिक्त क्षीर बस्ती हमने दिया है और लाक्षादि गुगुल का प्रयोग करते हैं। इसमें हम लाक्षादि गुगुल का प्रयोग करते हैं, उससे अच्छे रिजल्ट मिले हैं और पेशेंट ठीक हुए हैं। इसमें एक पेशेंट तो ऐसा था कि वो बस्ती के लिए तैयार नहीं था, तो हमने उसको पंचतिक्त घृत ओरली दूध में पिलाया है, तो भी उस पेशेंट में उपशय मिला है। यानी ये हमारे आयुर्वेद का महत्व है। अगर हम कोशिश करें, सिद्धांत लेके चले, संप्राप्ति को समझ के चले कि एक्चुअली भले उस डिसीज का हम नाम न दे सके, हम उसको आयुर्वेद में क्या बोले, आयुर्वेदिक में उसका उल्लेख है या नहीं है, पर आज के जमाने में वो डिसीज लेकर आया है और उसकी संप्राप्ति दोष दुष्य अगर हम समझ के चिकित्सा करें तो निश्चित सफल चिकित्सा हम आयुर्वेद के द्वारा कर सकते हैं। इसके बाद हमारे ओपीडी में जो पेशेंट आते हैं वो लीवर से रिलेटेड डिसीज लेकर आते हैं, सिरोसिस ऑफ लीवर रहता है उनको, एसाइटिस लेकर आते हैं, पूरा स्वेलिंग लेकर आते हैं, या फिर उसको हम जलोदर या कुंभकालमा, यानी एसाइटिस के साथ इक्टेरस भी पॉजिटिव रहता है, तब उस कंडीशन को आयुर्वेद में कुंभकामला शब्द नाम दिया है। सिरोसिस का ही पेशेंट है, बड़ा आयुर्वेद में थोड़ा नाम काम एसाइटिस है और उसमें कामला नहीं है तो जलोदर बोलेंगे, एसाइटिस है और उसमें कामला दिख रहा है तो उसको कुंभकामला शब्द दिया है। अब ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, ये अगर बहुत अर्ली स्टेज में हमारे पास पेशेंट आते हैं सिरोसिस वाले, तो हमारी आयुर्वेदिक औषधियों के कुछ काढ़े हम पेशेंट को देते हैं, उससे निश्चित फायदा होता है। इसमें जो रहते हैं हमारे सर, मेरे रोग निदान डिपार्टमेंट में डॉक्टर शेलोटे सर थे, वो हमेशा एक काढ़े के द्रव्य इन पेशेंट्स को लिख के देते थे। 6 द्रव्य रहते थे, उसमें कुटकी रहता था, वासा रहता है, पटोल पत्र है, नीम छाल है, त्रिफला बक्कल अर्थात त्रिफला बक्कल है ना, त्रिफला का भरड़ है, और गुड़ुची, ये 6 द्रव्य। 7वां उसमें रहता है काली मनुका, ये 7वां। इन द्रव्यों का प्रतिदिन काढ़ा बना के पीने के लिए बोलते थे शेलोटे सर। अब ये पार्ट को कोई नाम ग्रंथ में नहीं है, हमने इसका जो काढ़ा बना के देते उसका नाम ही हमने रख दिया है शेलोटे सरांसा काढ़ा। यानी शेलोटे सर जो काढ़ा देते थे वो काढ़ा हम स्टिल टुडे पिछले 30 सालों से चला रहे हैं, और मेरे यूनिट में सभी रेसिडेंट्स को ये मालूम है कि शेलोटे सर का काढ़ा है तो उसके अंदर कौन से द्रव्य है और किस कंडीशन में दिया जाता है। यानी ये कई बार तो ऐसा हुआ है, हमने सिरोसिस के अलावा भी फैटी लीवर के जो पेशेंट है उसमें भी हमने वैसे शेलोटे सर का काढ़ा दिया है तो पेशेंट को उपशय मिला है। यानी हमको लीवर डिसीज है, उसमें नहीं कुछ सूझ रहा है तो ये 7 द्रव्य लेते हैं, शेलोटे सर का काढ़ा जो नाम से प्रचलित किया हमने हमारी संस्था में, वो काढ़ा हम पेशेंट को देते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस है कि ये पेशेंट ठीक होते हैं। सिरोसिस वाला पेशेंट अर्ली स्टेज में आया और ये इसने काढ़ा रेगुलर सेवन किया तो उसका रिलैप्स नहीं होता है, बशर्ते उसने पथ्य का पालन करना चाहिए।
उसने थोड़ा भी पथ्य बिगाड़ दिया अपना तो उसको फिर से होगा। इसलिए अर्ली स्टेज वाला पेशेंट और रेगुलर पथ्य करता है और शेलोटेसर का काढ़ा लेता है तो उसको फिर से सिरोसिस नहीं होगा, ये हमारी गारंटी, मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है। इसके अलावा और जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो कंपवात या पार्किंसन डिसीज वाले आते हैं। अभी आयुर्वेद में ना एक ही व्याधि दी है, कंपवात, ट्रेमर्स, जिसको हम ट्रेमर्स बोलते हैं, कंपा आता है। अब वो कंपवात बोलने के बाद हमारे दिमाग में एक आता है पार्किंसन डिसीज। बट अगर हम ट्रेमर्स के बारे में, क्या है, मैं एकेडमिक फील्ड में हूँ, स्टूडेंट्स को पोस्टिंग है, क्लास है, पीरियड है, उसमें बताना पढ़ाना हमारा काम रहता है। तो ये ट्रेमर्स से रिलेटेड हमारा जो अध्ययन हुआ है या जो हमने पढ़ा है, मॉडर्न का लेके पढ़ा है, उसमें उसके डिवीजन, उन्होंने उसके टाइप्स किए, भाई ये रेस्टिंग ट्रेमर्स है, ये एक्शन ट्रेमर्स है, ये टेंशन ट्रेमर्स है, ये साइकिक ट्रेमर्स है, कौन से ट्रेमर्स है, ये उसका उन्होंने अध्ययन करके उसका डिवीजन मॉडर्न ने किया है। हमारे यहाँ केवल कंपवात है। अब कंपवात का कोरिलेशन हम चुपचाप पार्किंसन डिसीज से लगाते हैं, पर ये जो ट्रेमर्स है, पार्किंसन में तो रेस्टिंग ट्रेमर्स रहते हैं, कोरिया में एक्शन ट्रेमर्स रहते हैं, पर जो टेंशन ट्रेमर्स और साइकिक ट्रेमर्स है उसमें मेरा दावा है या मेरा अनुभव है, हम लोग जो कपी कच्छू है, कौच बीज जो है, उसका क्षीरपाक देते हैं पेशेंट को। क्षीरपाक यानी 1 कप दूध, उसमें 5 बीज तोड़ के डालना, 1 कप पानी डाल के उसको उबालना, 1 कप बाकी रखना और वो छान करके दूध पीने के लिए देते हैं रेगुलर, तो उसके ट्रेमर्स पूरी तरह से कम होते हैं। पार्किंसंस के पेशेंट भी जो रहते हैं, पार्किंसन डिसीज के पेशेंट को भी हम कौचपाक, कपिकच्छु, क्षीरपाक रूटीन प्रोसीजर है, हम उनको देते ही है, उसमें भी उनको उपशय मिलता है। ये हमारे अनुभव है कि ट्रेमर्स आए तो एकदम अब मिथाइल डोपा प्रिपरेशन देना चाहिए, ऐसा नहीं है। पहले हमने आयुर्वेदिक ट्राई करना चाहिए और उसको डिफरेंशिएट करना चाहिए ट्रेमर्स कौन से है। सनाइल ट्रेमर्स जो रहते हैं ना, उसमें भी ये कौच बीज का क्षीरपाक, कपिकच्छु क्षीरपाक अच्छा उपशय देता है, ये मेरे अनुभव है। इसके अलावा अभी ना एक आप लोग देखोगे, आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, व्यवहार में भी कोई भी पेशेंट आएगा तो वो क्या बोलता है, सर मुझे एसिडिटी हो गई है। पेशेंट शब्द प्रयोग क्या करता है, एसिडिटी हो गई है, और डॉक्टर उसको चुपचाप एंटासिड्स दे देता है और उसकी एसिडिटी टेम्पररी रिलीफ रहती है, फिर धीरे धीरे वही लक्षण बढ़ते जाते हैं, उसके एंटासिड का डोज बढ़ाना पड़ता है। ये गलत प्रचार, मिथ्या प्रचार चल रहा है एसिडिटी का। उसका एक्चुअली हमारा जो है, हम ओपीडी में डिफरेंशिएट करते हैं। पेशेंट को एसिडिटी हो गई तो उसको अम्ल उद्गार आना चाहिए ना, वो बोलता नहीं अम्ल उद्गार नहीं आती है, मेरे को सूखी डकार आती है। अच्छा, सूखी डकार आ रही है तो खाली पेट आती है या खाना खाने के बाद आती है, तो नहीं साहब, जब भी मैं खाना खाता हूँ तब आती है। अच्छा, बहुत सादा खाना खाया आती है कि भारी खाना खाया, शादी ब्याह का है, गुरु आहार शब्द में प्रयोग कर रहा हूँ, तली हुई चीज शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, हाँ साहब, जब मैं भारी खाना खाता हूँ तब ज्यादा आती है, यानी उस पेशेंट को एसिडिटी नहीं है। यानी ये डिफरेंशिएट करिए, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये एसिडिटी के नाम पर गलत आयुर्वेद की दवाओं का मिसयूज हो रहा है। क्योंकि आयुर्वेदिक दवा देते हैं तो सही में उसको हाइपर एसिडिटी है क्या या उसको अम्ल पित्त है क्या, ये निश्चित कर लेना जरूरी है, ये निश्चितीकरण जरूरी है। तो एसिडिटी के नाम पे हमारे पास, हमारे टेक्स्ट में जो व्याधियां है ना, पेशेंट जिसको एसिडिटी बोलता है ना, उसका अगर हम अध्ययन करें या उसका डिफरेंशियल करें, उसका व्यवच्छेदक करें, तो हमको दिखाई देगा अम्ल पित्त व्याधि है या प्रवाहिका व्याधि है, क्रॉनिक अमीबियासिस, जीर्ण प्रवाहिका व्याधि है, ग्रहणी व्याधि है, अजीर्ण व्याधि है। अजीर्ण के प्रकार है, विष्टब्ध अजीर्ण है, विदग्ध अजीर्ण है, आम अजीर्ण है, उसको कौन सा व्याधि है। अब ये पेशेंट ना पूरा घूम के आता है, एंडोस्कोपी हो गई रहती है, विद इन नॉर्मल लिमिट रहती है उनकी, और उसके फाइल पे स्टैंप लगा रहता है गर्ड का, GERD गर्ड लिखा रहता है या APD लिखा रहता है, सिग्माइड इसको भी करा के आते हैं ये लोग। सभी प्रकार की एंडोस्कोपी
लेकिन पेशेंट की कंप्लेंट्स वही रहते हैं कि मुझे एसिडिटी हो गई है। तो उसका प्रॉपर वे से डायग्नोसिस करना चाहिए। उद्गार कब आते हैं, उसके साथ उरोदाह होती है नहीं होती है, खाली पेट होती है, खाना खाने के बाद होती है, प्रातः अम्लक सर्दी होती है या नहीं होती है, ये देखना बहुत जरूरी है। प्रातः अम्लक सर्दी सवेरे उठे बराबर ब्रश करते समय हफ्ते में, सप्ताह में 2 बार या सप्ताह में 1 बार, महीने में 3 बार अम्लक सर्दी करता है या अंगुली डालकर गले में खट्टा पानी निकाल देता है, तो निश्चित उसको हाइपर एसिडिटी है, अम्लोदगार है और अम्ल पित्त है। तब हमारी चिकित्सा जो है सूर्यशेखर वाली चिकित्सा, स्वर्ण सूर्यशेखर वाली चिकित्सा, कामदुगा वाले कल्प या प्रवाल पिष्टि वाले कल्प वहाँ निश्चित उपशय करेंगे, फायदा करेंगे। बट पेशेंट को एक भी बार अम्ल उद्गार नहीं होती है, भोजनोत्तर शुष्क उद्गार होते हैं, उरोदाह नहीं होता है, सर्दी नहीं होती है, उस कंडीशन में यदि हम सूर्यशेखर जैसे कल्प वापरेंगे तो उसको लक्षण बढ़ेंगे, क्योंकि ये विबंध करने वाले कल्प है। सूर्यशेखर देंगे, स्वर्ण सूर्यशेखर देंगे, कामदुगा देंगे, प्रवाल पिष्टि देंगे, तो उससे विबंध होगा, पेशेंट के लक्षण बढ़ जाएंगे। तो ये निश्चितीकरण करना जरूरी है। हमने तो ये भी देखा है, मलावष्टंभ का पेशेंट है, कॉन्स्टिपेशन है, हम उसको विष्टब्धा, उस पेशेंट को भूख नहीं लग रही है और खाना खाने के बाद शुष्क का उद्गार आना चालू हो जाते हैं, पेट फूलने लगता है, उदर आधमान होता है, उसकी हिस्ट्री लेते समय पेशेंट क्या होता है, साहब जिस दिन ना मल प्रवृत्ति अच्छी हो गई तो मुझे अच्छा लगता है, एक भी डकार नहीं आती है। इट मीन्स, इसका अर्थ ये हुआ कि उसको विष्टब्ध अजीर्ण है, उसको सूर्यशेखर देने से कुछ फायदा नहीं होगा, उसका अनुलोमन करना चाहिए। ये कई बार मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं, जहां अनुलोमन करना चाहिए वहां स्तंभक द्रव्य देकर के पेशेंट के लक्षण बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस पेशेंट में हमने सूर्यशेखर दिया तो मलावष्टंभ और बढ़ेगा, रुग्ण के लक्षण बढ़ते जाएंगे। दूसरे एक पेशेंट रहते हैं विदग्ध अजीर्ण के, कि उसको प्रातः सर्दी नहीं होती है, अम्लोदगार नहीं होता, उरोदाह होता है, भोजन के 1 घंटे के बाद 1.5 घंटे के बाद उद्गार आने चालू होते हैं, शुष्क उद्गार, अम्लोदगार नहीं बोल रहा हूं मैं, और पर उसके साथ उरोदाह रहती है। हाँ, ये कब होता है सब, जब मैं शादी ब्याह में जाता हूँ, खाना खाता हूँ तब होता है, या घर में कुछ पकवान बन गए, तला हुआ चीज खा लिया तो ये तकलीफ होती है। सादा दाल चावल खाया तो ऐसा नहीं होता है, अर्थात उसको अजीर्ण है, विदग्ध अजीर्ण है, अपाचित आहार होता है, अम्ल अवस्था पाक तक आता है और उसका पाचन रुक जाता है, इसलिए उस रुग्ण को उरोदाह रहता है और उद्गार रहती है, अर्थात विदग्ध अजीर्ण का रुग्ण है। ऐसे समय अग्निवर्धन करने वाली द्रव्य देने चाहिए, सूर्यशेखर वाली दवाई नहीं देनी चाहिए, उसको क्रव्याद्रस देना चाहिए, उसको लहसुनादि वटी देना चाहिए। हाँ, आप उसमें प्रवाल पिष्टि ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसको दाह लक्षण रहता है। यानी ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ। पेशेंट ऐसे भी रहते, खाना खाने के तुरंत बाद उद्गार आना चालू हो जाते हैं, जैसा खाना खाया वैसा ही गंध मेरे उद्गार में आता है, ऐसा पेशेंट बताते हैं। अभी ये हमारे अपने टेक्स्ट में जो है आयुर्वेदिक में उसको अमाजीर्ण बताया है, उस समय फिर वही अमाजीर्ण अजीर्ण की चिकित्सा करनी पड़ेगी। यानी चिकित्सा करते समय फुल कंसंट्रेशन करना चाहिए, पेशेंट की एसिडिटी शब्द पे नहीं जाना चाहिए, हमारा क्या निदान है, हमने उसको डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, ताकि हमें एक सफल चिकित्सा कर सके, आयुर्वेद द्वारा हम सफल चिकित्सा कर सके। इसके अलावा मेरे कुछ अनुभव है कि आयुर्वेद में अभी ना एक प्रकार है शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा पे जोर चलता है। तो कई बार ऐसा होता है जहां हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा दे रहे हैं, शोधन की व्यवस्था नहीं रहती है। जरूरी नहीं कि आप वर्ष भर वमन कर सकोगे, जरूरी नहीं कि आप वर्ष भर विरेचन कर सकोगे, जरूरी नहीं कि पेशेंट आपको विरेचन कर्म के लिए कोऑपरेट करेगा, वमन कर्म के लिए कोऑपरेट करेगा। हर स्थिति में पेशेंट बस्ती कर्म के लिए भी तैयार नहीं होता है। यानी जब मुझे मालूम है इसको नितांत आवश्यकता है बस्ती कर्म की, पर पेशेंट की तैयारी रहना भी जरूरी है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि शोधन और शमन, यानी केवल शोधन
से ही आयुर्वेद की सफल चिकित्सा की जा सकेगी, ऐसा नहीं है। कई बार परिस्थिति जन्य हमको केवल शमन पर भी भरोसा करना पड़ता है। और मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि केवल शमन चिकित्सा से भी औषधि कल्पों का प्रॉपर सिलेक्शन किया तो हम आयुर्वेद की सफल चिकित्सा कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में। और अभी तो एक ऐसा प्रचार हुआ है कि पेशेंट को अगर स्नेहन स्वेदन भी करा लिया तो पंचकर्म चिकित्सा करा लिया, ऐसा बोलता है। तो ये एक समझ समाज में लाना बहुत जरूरी है। पंचकर्म का अर्थ केवल मालिश या स्नेहन नहीं है, केवल स्वेदन दे दिया, नाड़ी स्वेद दे दिया तो पंचकर्म हो गया। ये जागरूकता लाना भी बहुत जरूरी लगता है मुझे। और एक मेरा अनुभव, मैं जो पिछले 30-35 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, त्वचा विकार के पेशेंट बहुत आते हैं। ये हमारी मास्टरी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, त्वचा विकार में हम मास्टरफुल काम कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे उसको ट्रीट कर सकते हैं किसी भी प्रकार का, चाहे विचर्ची का हो, चाहे ददरू के पेशेंट तो बहुत आ रहे हैं। पिछले 3-4 सालों से ददरू ने ऐसा परेशान किया हुआ लोगों को कि रिलैक्स रेट ज़्यादा है। ददरू वाला पेशेंट डायरेक्ट भी नहीं आता है, रिंगवर्म वाला पेशेंट डायरेक्ट नहीं आता है, पूरा मॉडर्न ट्रीटमेंट के 2 बार 3 बार पूरे कोर्सेज करके आता है और रिलैक्स उसमें ज़्यादा रहता है। उसमें मेरा दावा है, हमारा जो अनुभव है, हमारी टीम का जो एक्सपीरियंस है, हमारे यहाँ इसके ऊपर प्रोजेक्ट भी हुए हैं ददरू के ऊपर, इसमें हम आयुर्वेद द्वारा सफल चिकित्सा कर सकते हैं। उसको अपुनर्भव चिकित्सा पे अपुनर्भव चिकित्सा कर सकते हैं। उसका फिर से पुनर्भव नहीं होगा, वो ददरू नहीं होगा, ये हमारा अनुभव है। तो विचर्चिका के पेशेंट है, कई बार तो वेरिकोज वेन्स के अल्सर, वेरिकोज अल्सर्स रहते हैं, उसकी सफल चिकित्सा हमारे जलोकावचरण से होती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं सिरा कौटिल्य की बात नहीं कर रहा हूँ, सिरा कौटिल्य जलोकावचरण से ठीक होगा ये बात नहीं कर रहा हूँ। सिरा कौटिल्य की वजह से जो अल्सर्स आते हैं, वेरिकोज अल्सर्स रहते हैं, वो जलोकावचरण से आप 100% ठीक कर सकते हैं, ये हमारा दावा रहता है। विचर्चिका अगर बहुत फैला है, आप जलोकावचरण करिए, पेशेंट को खूब रिलैक्स, म्हणजे बहुत अच्छा फायदा आप दे सकते हैं। यानी त्वचा विकार आया ना, कई बार तो ऐसा होता है त्वचा विकार में हम उस व्याधि को नाम नहीं दे पाते हैं, पर इतना निश्चित रक्त दृष्टि है, त्वचा विकार है, पित्त दोष है या वात दोष है, ये दोनों का डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। उसमें उस कंडीशन में भी हम चिकित्सा दिए ना तो पेशेंट को निश्चित फायदा होता है। हमारे पास हमारे आयुर्वेदिक दवाओं में त्वचा विकार के लिए अलग अलग प्रकार के लोकल एप्लीकेशंस बताए और निश्चित यूजफुल है। हम अगर उसको सही तरीके से सही ढंग से करने लगाए तो त्वचा विकार के कई व्याधियों को हम ठीक कर सकते हैं। और पिछले ये 30-35 सालों में ना एक समाज में मैंने देखा, जो पेशेंट आते हैं उसमें एक ऐसी धारणा रहती है, गर्मी के दिन है तो आयुर्वेदिक दवाई बहुत गर्म होती है, नहीं लेना चाहिए। अब ये जागरूकता लाना हमारा काम है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ गर्म रहती है, ये जो अपप्रचार है, या फिर मेरा जो ये मत है कि जो उष्णवीर्य औषधियाँ रहती है वो केवल पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को तकलीफ देती है, उसमें एक आधे बार रिएक्शन आ सकती है। पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति में उष्णवीर्य वाली औषधियाँ, सभी व्यक्तियों में नहीं। हम उन दवाइयों को वर्ष भर यूज कर सकते हैं, साल भर दे सकते हैं। थोड़ा प्रकृति के ऊपर ध्यान रखना चाहिए और जन सामान्य में जागरूकता लाना जरूरी है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ गर्म रहती है, गर्मियों में नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। दूसरा, एक समाज में अपप्रचार ऐसा है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ स्लो एक्टिंग रहती है, बहुत धीरे धीरे काम करती है, ऐसा समझ है। पर नहीं, ये भी हमें जागरूकता लाना जरूरी है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ अच्छे से काम करती है। अब पेशेंट ही इतना क्रॉनिक आता है, डायरेक्ट पेशेंट आया तो हमारी दवाई फास्ट एक्टिंग रहेगी। अब पेशेंट 6 महीने के बाद 4 तरफ की ट्रीटमेंट खा करके 5वीं जगह हमारे पास आया है, तो हमारी दवाई को पहले तो
पहले की जो दवाइयों के कुछ साइड इफेक्ट होंगे, कुछ एक्शन होंगे, वो निकालना जरूरी है। अभी मेरे वार्ड में एक पेशेंट एडमिट है, पर अभी उसको डिस्चार्ज दिया, सोरियाटिक आर्थराइटिस का था। अभी सोरियाटिक आर्थराइटिस है, स्टेरॉइड खाया हुआ है और उसको चालू था। अब बताइए उसमें हमारी दवाई क्या काम करेगी? उसको पहले तो हमको टेपर करना पड़ा, उसके स्टेरॉइड को टेपरिंग करके नील पे लाया और आयुर्वेदिक सपोर्टिव पहले से चालू किया था। नील पे आने के बाद फिर उसकी उस स्टेरॉइड का ये एक्शन खत्म होने के बाद ही फिर हमारी दवाइयाँ अच्छे से काम करेगी ना। आप जितना देर से आओगे, जितना क्रॉनिसिटी बढ़ा के लाओगे, व्याधि को जितना जीर्ण स्वरूप में लेके आओगे, दवाई की एक्शन उतनी स्लो हो जाएगी, क्योंकि आपको ज़्यादा दिन तक दवाई खाना पड़ेगा। ये पेशेंट को समझाना बहुत जरूरी रहता है कि दवाई स्लो एक्टिंग नहीं रहती है, औषधि स्लो एक्टिंग नहीं रहती है। औषधि हम बहुत देर से यूज कर रहे हैं आयुर्वेदिक, आपकी व्याधि बहुत पहले से है, इसलिए दवाई धीरे धीरे काम कर रही है, ये समझाना जरूरी रहता है। दूसरा एक टेस्ट का इश्यू रहता है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ कड़वी रहती है। सभी दवाइयाँ कड़वी नहीं रहती है। हाँ, अगर है तो उसका हम प्रॉपर अनुपान दें तो निश्चित पेशेंट को हम उसमें समझा सकते हैं, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिला सकते हैं। एक और इशू आता है आयुर्वेदिक, मेरे साथ तो एक इशू ऐसा आता है कि मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हूँ, मेरे पास आने वाला जो रेशो है बीपीएल वाला रेशो ज़्यादा रहता है सर, तो वो कास्ट दवाई बहुत महंगी है, ये इशू हमारे साथ रहता है। और वास्तव देखा भी जाए ना, अगर कोई 400 450 ml की बॉटल लेता है तो मिनिमम 150 से लेके 200 सवा 200 तक वो दवा रहती है, और वो 18 या 20 दिन चलती है। तो एक बॉटल से तो होगा नहीं, एट ए टाइम 2 बॉटल अलग अलग प्रकार की, तो ये पेशेंट को महंगा लगता है और महंगा इशू है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बहुत सस्ती है, पर से उसी जगह पर अगर हम दवाइयों की कीमत देखें, रॉ मटेरियल की कीमत देखें, तो हम चुप हो जाते हैं, क्योंकि हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। इसके बाद एक इशू मेरे साथ कई बार आता है औषध आयुर्वेदिक चिकित्सा करते समय, जो फीमेल्स रहती है, लेडीज पेशेंट आती है, तो एक इशू रहता है महिलाओं के साथ, अगर दूध देने की बात आई तो वो बोलती दूध नहीं लेंगे हम, दूध के स्मेल से भी वॉमिटिंग होती है। घी वाली बात भी आती है तो कई फीमेल्स ऐसी आपको मिलेंगे, ऐसे पेशेंट कि वहाँ घी से भी उनको स्मेल आती है, घी से वॉमिटिंग, घृत से वॉमिटिंग होती है। तब उस कंडीशन में अनुपान देने के लिए, जहाँ घृत का अनुपान देना है तो फिर मजबूरी में कोष्ण जल का सिलेक्शन करना पड़ता है, यदि दूध का अनुपान देना है तो भी मजबूरी में कोष्ण जल का ही सिलेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि आयुर्वेद का सिद्धांत है जहाँ कोई अनुपान नहीं बताया तो कोष्ण जल देना चाहिए, पर बताया है और पेशेंट नहीं ले सकता है तो कोष्ण जल देना है। कई बार पेशेंट क्या बोलते हैं कि स्वर्ण सूर्यशेखर वाली पुड़ी अगर हम उसको दूध से लेने को बोले ना, तो बोलते नहीं नहीं दूध से नहीं, मैं बोलता ठीक है पानी से लो, तो वो क्वेश्चन करता है साहब शहद से लूं क्या? तब हम डायरेक्ट नहीं बोलते, नहीं साहब मैं शहद से ले सकती हूँ, ऐसा बोलती, बोला शहद से नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हम उसको स्वर्ण सूर्यशेखर दे रहे हैं, सूर्यशेखर दे रहे हैं, प्रवाल पिष्टी है उसमें, कामदुगा है, तो उसका अनुपान शहद हो ही नहीं सकता, उसका अनुपान दूध होगा, दाढ़ी मावले होगा। पर पेशेंट शहद की जिद करेगा तो ये मैं मेरे अनुभव से बोलता हूँ, मैं तो नहीं बोलता, और कुछ नहीं तो फिर कोष्ण जल से दे देना चाहिए। एक अनुपान का इशू हमारे पास चिकित्सा करते समय रहता ही है। एक इशू मैंने देखा है और आयुर्वेदिक चिकित्सा करते समय कि कुछ पेशेंट ना साल भर च्यवनप्राश खाते रहते हैं, पर मेरा जो अनुभव है या मैं जो च्यवनप्राश देता हूँ पेशेंट को खाने के लिए, कि भाई दिवाली से लेकर होली तक, जब शीत ऋतु का प्रारंभ हो गया और शीत ऋतु खत्म होने जा रही है, तब तक च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए। ये मेरा अनुभव है, ये मेरे चिकित्सा जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि हम दिवाली से लेकर के होली तक च्यवनप्राश रुग्ण को सेवन करने के लिए बोलते हैं, बाकी दिनों में उसको हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से ये उष्ण होता है और वो नहीं देना चाहिए। ये सबका मतांतर हो सकता है, पर मैंने मेरे अनुभव आपको बताया है। इसके अलावा
हम जो ये जो मैं बताया ना, ये पेशेंट पैराप्लेजिया के थे, हमारे अस्थि मज्जा पृष्ठवंश विकृति वाले, माइलोपैथी वाले, जिनको ब्लैडर बाउल इन्वॉल्वमेंट रहती है, उनको हम उदर धारा तो देते ही है, उदर बस्ती देते हैं, और उसमें जो बस्ती यूज करते हैं ना, गुदगद बस्ती, तो राजयापन बस्ती का हम प्रयोग करते हैं। बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट देती है राजयापन बस्ती। चरक संहिता में उसका उल्लेख है। इसमें 22 द्रव्य है टोटल, उसमें 18 द्रव्य है, 5 प्रक्षेप द्रव्य है। पर मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो बस्ती बनाने, मैंने तेल और काढ़ा और सब मिक्स करने के बाद प्रक्षेप द्रव्य ऊपर से डाल के बस्ती देना चाहिए। तो मैं अनुभव से बताता हूँ, प्रक्षेप द्रव्य को अलग से नहीं डालना चाहिए, वो फिर बस्ती अंदर पुश करने में तकलीफ होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, उन प्रक्षेप द्रव्यों को काढ़ा बना, जो बस्ती के 18 द्रव्य है राजापन बस्ती के, उसी में मिला देते हैं। अब देखो, एट ए टाइम हमको वार्ड में 10-12 बस्ती मेरे यूनिट में देना पड़ता है, और एक पेशेंट को यदि 1 घंटा लगा तो बस हो नहीं सकता है। प्रक्षेप द्रव्य डाला तो उस पेशेंट को 1 घंटा लग जाता है, स्लो 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 पुश करना पड़ता है सीरिंज से। तो हम वो प्रक्षेप द्रव्य को डायरेक्ट काढ़े में मिला करके उसको काढ़ा ही बना डालते हैं, और फिर बाकी जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से वो राजापन बस्ती बनाते हैं। तो ये राजापन बस्ती माइलोपैथी में, स्पेशली पैराप्लेजिया में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। उसको, ये हमारा अनुभव है, उसका जो ब्लैडर बाउल इन्वॉल्वमेंट निकालते हैं, ये उसमें राजापन बस्ती का बहुत बड़ा सहयोग है। इसके अलावा मेरे अनुभव में कुछ बातें आई है कि ज्वर के जो पेशेंट रहते हैं, आप चरक संहिता खोल के पढ़ोगे। मैं कई बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि पहला अध्याय है चरक संहिता का ज्वर, और ज्वर पढ़ते जाओ खत्म ही नहीं होता है चरक संहिता में। तो वो क्यों लिखते गए अनेक मत से, ये देना चाहिए, ये देना चाहिए, ये देना चाहिए, ये देना चाहिए। यानी मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे मेरी जो समझ है कि मुझे ऐसा लगता है कि ज्वर उस समय भी तकलीफ देता था। आज एंटीबायोटिक है, विदिन 8 डेज हम उसको कवर कर लेते हैं, उसको हम 8 दिन के अंदर कवर कर लेते हैं, पर उस समय वो निश्चित तकलीफ देता है, इसलिए उसके ऊपर लिखते गए। इसलिए ज्वर का पेशेंट यदि हाई ग्रेड फीवर है ना, तो हमारी हिम्मत नहीं होती है। मैं व्यक्तिगत मेरे बारे में बोल रहा हूँ कि उसको मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे रखूँ, उसको 102 फीवर है तो केवल आयुर्वेद पे रुका के रखूँ, नहीं, उस समय हमको मॉडर्न सपोर्ट लेना ही पड़ता है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास पेशेंट आते हैं PUOK, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, जिसको मैं जीर्ण ज्वर बोलता हूँ, जिसको मैं जीर्ण ज्वर ये नाम देता हूँ। और मैं दावे के साथ बोलता हूँ, अनुभव के साथ बोलता हूँ, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन की इतनी बड़ी फाइल लेके आएगा, पूरे हर प्रकार के इन्वेस्टिगेशन, टाइफाइड के इन्वेस्टिगेशन, ट्यूबरकुलोसिस के इन्वेस्टिगेशन, अभी तो डेंगू के इन्वेस्टिगेशन, मलेरिया के इन्वेस्टिगेशन, सभी प्रकार के ब्लड कल्चर, वो कल्चर, यूरिन कल्चर, सब लेकर के आता है, बड़ी फाइल लाता है। पिछले 1 साल से, 8 महीने से या 6 महीने से 7-8 बार एंटीबायोटिक के कोर्स कर चुका रहता है, अलग अलग प्रकार के। ऐसे पेशेंट को दावे के साथ बोलता हूँ, पायरेक्सिया अननोन ओरिजिन है, लो ग्रेड फीवर है, उसको हम जीर्ण ज्वर निदान करते हैं। हम आयुर्वेदिक चिकित्सा से 100% ठीक करते हैं। कुछ नहीं, सादा सिद्धांत है, धातुगत ज्वर है, जीर्ण ज्वर है, जो भी शब्द देना चाहे, धातुगत अवस्था है, जीर्ण ज्वर है, मंद लोग। पेशेंट क्या बोलता है, साहब मेरा हड्डी बुखार नहीं जा रहा है, पेशेंट की भाषा रहती है, हड्डी ताप झाला है, माझा कमी होऊन राहिला, हड्डी बुखार है, ऐसा पेशेंट की लैंग्वेज रहती है। उस कंडीशन में हमारा लघु मालिनी वसंत का जो कल्प है मिरेकुलस काम करता है, बहुत ही आश्चर्यजनक उसमें रिजल्ट लाता है हमारा ये लघु मालिनी वसंत है, अमृता अरिष्ट है, और एक जीर्ण ज्वरांतक काढ़ा आता है। ये बहुत अच्छे रिजल्ट लाते हैं। अगर आपके पास PUO का पेशेंट आता है तो कॉन्फिडेंटली, विश्वास के साथ उसको मैं चिकित्सा देता हूँ और पेशेंट ठीक होते हैं। बाकी जो एक्यूट कंडीशन वाले फीवर है ना, मैं वहाँ बता रहा हूँ कि वहाँ
हमारी हिम्मत नहीं हो पाती है, क्योंकि कई बार वो अनइथिकल हो जाता है। पेशेंट को 103 फीवर है और हम कोई मॉडर्न सपोर्ट नहीं ले रहे हैं, उस कंडीशन में वो अनइथिकल होता है, क्योंकि नॉन ट्रीटमेंट अवेलेबल रहने के बाद हम अगर उसको नहीं दें तो वो अनइथिकल होगा। इसलिए हम उसको डायरेक्ट बोलते हैं कि भाई आपको ये इसके लिए एलोपैथी कराना पड़ेगा, आपको वहाँ दिखाना चाहिए। ये हम स्पष्ट बोलते हैं, उसमें कोई संकोच की बात नहीं है। इसके अलावा और कुछ डिसीज जीर्ण प्रवाहिका के आते हैं, वो पेशेंट हम लोग ठीक करते हैं। जीर्ण प्रवाहिका के क्रॉनिक अमीबियासिस है, मुखपाक लेके आते हैं। कई बार तो ऐसा रहता है कि मुखपाक को बस सिंपल, कई पेशेंट बी कॉम्प्लेक्स खाते हैं, रिनिफॉल खाते हैं, फीफॉल खाते हैं, सालों से मुखपाक को चलाते हैं, बट उसका जो ओरिजिन रहता है कॉन्स्टिपेशन रहेगा या प्रवाहिका रहेगा, दो में से कोई भी एक चीज रहेगी उसकी ओरिजिन। वो पेशेंट अगर मुखपाक लेकर आता है, स्टोमेटाइटिस शब्द बोलना सिंपल सादा, तो उसको आप देखिए उसको विबंध है या प्रवाहिका की हिस्ट्री है, वो दो को ट्रीट करिए। बाकी आप बी कॉम्प्लेक्स भी मत दो, रिनिफॉल भी मत दो, कुछ मत दो, पेशेंट को निश्चित फायदा होगा, निश्चित उपशय मिलेगा। ये हम अभी है ना एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं कि हम ऐसा करते हैं। हमारे यहाँ सभी टीम जो है, मेरे यहाँ की जो टीम है, सभी इस डायरेक्शन में सोचती है। अगर मुखपाक आया तो उसको क्या देखना चाहिए, क्या इंक्वायरी करना चाहिए उस पेशेंट को। तो ये हमारे अनुभव, मैंने आयुर्वेद के अनुभव है, मैंने जो पिछले 30-35 सालों में देखा हूँ, या जो मैं कर रहा हूँ, अभी भी हम स्टिल करते हैं गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज में, ओपीडी आईपीडी में, वो मैंने आपसे शेयर किया हूँ। और मुझे ये सब शेयर करने के लिए डॉक्टर सूर्यवंशी सर या रीजनल रिसर्च सेंटर के असिस्टेंट डायरेक्टर ने मुझे ये मौका दिया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और किसी की कुछ क्वेरीज है तो मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you so much, sir.